हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जेएसएससी स्पेशल में आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही, पीजीटी, टीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो आने वाला एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड संभावित प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये मॉडल सेट 2 है। जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो रहेगी ये 110 प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिसको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इससे पहले हम लोग सिलेबस को जान लेते हैं कि डिफरेंट जो जैसे सीजीएल है, उत्पाद सिपाही है, लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो सिलेबस है वो किस तरह है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ आपको सिलेबस दिख रहा होगा उत्पाद सिपाही का, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 20 प्रश्न रहेंगे और गणित से 10 प्रश्न रहेंगे। और जेएसएससी सीजीएल में अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 20 और मासिक क्षमता दैट मीन्स रीजनिंग से 20 प्रश्न रहेंगे और कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। और अगर पीजीटी और लैब असिस्टेंट का देखा जाए तो इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से रिलेटेड इसमें प्रश्न रहेंगे। तो ये है, बस प्रश्नों की संख्या जो है कम ज़्यादा है तो वो आप उसमें ज़्यादा फोकस ना करें। हालांकि लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो मॉडल सेट है, मैंने टोटल 10 मॉडल सेट करवाए हुए हैं, वो आप चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया सिचुएटेड, मतलब उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है काहिरा, बी सियोल, सी प्योंगयांग और डी में दिया गया है टोंग। तो उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पर है, इसकी राजधानी प्योंगयांग में इसकी राजधानी सिचुएटेड है, जो उत्तर कोरिया है, जहाँ पर जो तानाशाह हैं किम जोंग उन जी वहाँ के तानाशाह हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसकी जो मुद्रा है यहाँ पर वॉन चलती है, इसकी राजधानी प्योंगयांग है। इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ कोरिया दैट मीन्स उत्तर कोरिया है। और इसकी जो बॉर्डर जो है ये चाइना के साथ शेयर होती है और इधर थोड़ा सा रसिया के साथ और इधर साउथ कोरिया के साथ ये इसकी बॉर्डर शेयर होती है। और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो डिवाइड करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसको 38th पैरेलल लाइन इसको बोला जाता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इन विच कंट्री इज़ द होली प्लेस ऑफ सिखिज़म करतारपुर साहिब लोकेटेड, मतलब जो सिखों का धर्म के पवित्र स्थल जो है करतारपुर साहिब, वो किस देश में ये सिचुएटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में पाकिस्तान, बी में चाइना, सी श्रीलंका और डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो जो करतारपुर साहिब जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है और हमारे इंडिया का जो ये डेरा बाबा नानक जो है इससे रिलेटेड मतलब एक कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ पर जो सिख श्रद्धालु हैं वो यहाँ से वहाँ पर जाके अपना धार्मिक जो प्लेस है इसको विजिट कर पाएँ, इसके लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है। और ये आप ध्यान में रखें कि जो करतारपुर जो है ये रावी नदी के तट पे ये सिचुएटेड है। इससे प्रश्न भी यहाँ पर बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी कुछ जान लेते हैं, जैसे कि जो गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, करतारपुर साहिब को। और यह जो गुरुद्वारा है ये रावी नदी के तट पर सिचुएटेड है। और इसमें जो है गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने अपने जीवन का अंतिम वर्ष जो है यहाँ पर बिताया था। और टोटल जो है 16 सालों तक यहाँ पर अपने जीवन का जो एक समय है वो व्यतीत किया था गुरु नानक देव जी ने। इसीलिए ये जो प्लेस है गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये काफ़ी रिलीजियस प्लेस ये माना जाता है सिखों के रिलीजियन में। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला, ये अब जान लेते हैं कि जो जितने भी सिख के गुरु हैं उसे भी एक बार देख लें। जैसे कि प्रथम जो सिख गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास साहिब जी और चौथे हैं गुरु रामदास, पाँचवें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद जी, सातवें में हैं गुरु हर राय, आठवें गुरु हरकृष्णा, नौवें गुरु तेग बहादुर और जो 10वें हैं और जो लास्ट है उसके बाद जो गुरु का जो पद है वो ख़त्म कर दिया गया था सिखों के द्वारा। और 10वें गुरु जो लास्ट गुरु थे ये गुरु गोविंद
सिंह जी इसके 10वें सिख गुरु थे। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें प्रश्न बन सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर लास्ट 2-3 यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसे भी एक बार 2 बार आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लें, ये कब इनका जन्म हुआ था वगैरह वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोमिजी निसिया द यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बिलोंग टू विच कंट्री? जो ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो मोमिजी निसिया है, ये किस देश से ये संबंधित है, ये प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है ए में नेपाल, बी जापान, सी चीन और डी में दिया गया है हांगकांग। तो ये किस देश से ये रिलेटेड हैं जो कि ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में ये स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है? तो ये जो है ये जापान से ये संबंधित है, मतलब ये जापान के रहने वाले हैं जिनका नाम है मोमिजी निसिया। तो ये ध्यान में रखें, जो कि काफ़ी मतलब सबसे कम उम्र में ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पर्सन है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021? मतलब किस भारतीय नियामक प्राधिकार को हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें दिया गया ए में सेबी, बी में दिया गया IRDA, सी में दिया गया है ट्राई और डी में दिया गया है सेल। तो किनको ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से ये सम्मानित किया जा चुका है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स IRDA जो है इसको सम्मानित किया गया है ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से। तो इसे ध्यान में रखें। और ये जो है इसका मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसी को दिया गया है 2021 का ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। विच लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज ऑफ द फैमिली द्रविडियन फैमिली? मतलब किस जो भाषा है उसको द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? इसमें दिया गया है ए में तमिल, बी में दिया गया तेलुगु, सी में दिया गया है मलयालम और डी में दिया गया है कन्नड़। तो किस भाषा को द्रविड़ फैमिली का जननी कहा जाता है? तो इसमें जो तमिल जो लैंग्वेज है इसको बोला जाता है जननी कहा जाता है, द्रविड़ भाषा परिवार की जननी इसको कहा जाता है तमिल लैंग्वेज को। अब नेक्स्ट जानते हैं द्रविड़ भाषा परिवार से रिलेटेड जो भी जितने भी जो भाषाएं हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। तो जो द्रविड़ भाषा परिवार है ये दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का ये एक समूह है और इसमें जो मुख्यतः है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषाएं इसमें आती है और भी कुछ भाषाएं जैसे कि उत्तर और पूर्वी भारत से रिलेटेड हैं जो कि ब्राहुई, गोंडी, कुड़ुख, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार से ये भी रिलेटेड हैं। तो ये सभी जो भाषाएं हैं इसे ध्यान में रखें, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से ये सभी भाषाएं रिलेटेड है। अब जो और भी भाषाएं जो हमारे संविधान में डाले गए हैं, जो 8th शेड्यूल में डाला गया है, जितने भी भाषाएं हैं टोटल 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को भी जान लेते हैं। इसमें जो आर्टिकल्स जो है ये 344 सब क्लॉज 1 और 351 में ये मेंशन किया गया है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये टोटल 22 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया है और ये जो भाषाएं हैं ये 8th शेड्यूल दैट मीन्स 8वीं अनुसूची में रखा गया है हमारे संविधान में। और ये टोटल भाषाएं कितनी हैं? ये 22 हैं, जो कि है असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैती जिसको मणिपुरी भी बोलते हैं, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, ये हमारे झारखंड का लैंग्वेज है जो संथाली है, इसको 8th शेड्यूल में डाला गया है। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी जो भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में ये डाला गया है। और जो टोटल 22 भाषाएं, पहले कितनी थी? पहले टोटल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को ऐड करके टोटल 22 भाषाएं इसमें डाली गई है। अब ये कौन कौन से भाषाएं जो हैं जो को बाद में ऐड किया गया है उसे भी जान लेते हैं। जैसे कि 1950 में 14 वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब टोटल 14 लैंग्वेज को इनिशियली इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में और बाद में 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो वो कब कब ऐड किया गया उसे जान लेते हैं। जैसे कि हो गया 1967 में सिंधी को ऐड किया गया है और ये 21वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया है सिंधी को। ये संविधान संशोधन भी से भी ध्यान में रखें।
और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया है, जो कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको ऐड किया गया है, ये इन तीनों भाषाओं को। अब नेक्स्ट जो है 2003 में ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन सभी को ऐड किया गया है, और ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इन सभी को ऐड किया गया है। और लास्ट क्या है, 2011 में द स्पेलिंग ऑफ ओडिया वाज रिप्लेस्ड बाय ओडिया, मतलब जो स्पेलिंग जो था उड़िया भाषा का उसको बस चेंज किया गया है, और इसमें भी संविधान को संशोधित करके ये चेंज किया गया है, जो कि 96वां संविधान संशोधन किया गया था। इस केवल इसका जो ये वर्ड है इसको चेंज करने के लिए संविधान को संशोधित किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो 8वीं अनुसूची से रिलेटेड हैं। इसको एक दो बार आप खुद से पढ़ लें या फिर इसको लिख भी लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब और भी जो क्लासिकल लैंग्वेज है जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, और ये टोटल जो है ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं जो हमारे संविधान में ये जोड़ा गया है। और ये कौन कौन से लैंग्वेज है इसे भी जान लेते हैं। जैसे कि हो गया तमिल है, इसको 2004 में जोड़ा गया है, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को 2014 में ऐड किया गया है। और इन सभी को क्लासिकल लैंग्वेज इसको बोला जाता है। यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, और ये भी 8th शेड्यूल में ही इन सभी भाषाओं को रखा गया है। तो ये था दोस्तों भाषाओं से रिलेटेड जो हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं वो सभी चीज़ें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज, मतलब जो 400 डेज ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है A में चेतन भगत, B अरुण शौरी, C में दिया गया है शिव खेड़ा और D में दिया गया है नरेंद्र मोदी। तो 400 डेज ये बुक जो है ये लिखा गया है चेतन भगत जी के द्वारा, ये बुक लिखा गया है जिसका नाम है 400 डेज। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे फोटो में, इन्हीं का नाम है चेतन भगत, जो कि काफ़ी फेमस एक उपन्यासकार हैं। और इनका जो उपन्यास है मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती तथा कभी हार ना मानने वाली एक माँ के दृढ़ संकल्प से रिलेटेड ये मतलब ये कहानी है। और इनकी पहली उपन्यास जो थी एक 5 पॉइंट समवन, ये पहला उपन्यास था। और दूसरा उपन्यास जो इनका था जो कि काफ़ी फेमस था, जिनका नाम है वन नाइट एट कॉल सेंटर, इसका दूसरा उपन्यास था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, चेतन भगत से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर सिकंदर ए सानी वाज, मतलब वो स्वयं को जो सुल्तान था, जो सिकंदर था, वो क्या दूसरा सिकंदर अपने आप को कहता था, तो वो कौन सा सुल्तान था। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में A में बलबन, B अलाउद्दीन खिलजी, C मोहम्मद बिन तुगलक और D में दिया गया सिकंदर लोदी। तो वो कौन सा सुल्तान था जो खुद को दूसरा सिकंदर अपने आप को मानता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अपने आप को मानता था दूसरा सिकंदर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने काफ़ी कम समय के शासनकाल में वो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अचीव कर चुका था। उनके द्वारा काफ़ी मिलिट्री रिफॉर्म्स किए गए थे, और बाज़ार को जो नियंत्रित करने के लिए उस टाइम काफ़ी सख्त उनके द्वारा कानून अपनाया गया था, जिसमें था कि अगर गलत बटवा का यूज़ करता है तो उसमें जितना भी उसमें कम बटवा का उसमें यूज किया जाता था तो उस व्यापारी से उतना ही उसका मांस को काट लिया जाता था। इस तरह करके वो काफ़ी कड़े कानून लागू करता था, जिसके कारण वो काफ़ी हद तक मतलब एक अच्छे तरह से वो शासन किया था अपने छोटे से कार्यकाल में। तो इसके बारे में भी जानते हैं। इसके जो दरबार में जो थे अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वान को मतलब ये संरक्षण प्राप्त था इनके दरबार में। अब इनके बारे में जान लेते हैं। पहले खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। जो खिलजी जो वंश था, जो कि इसके किनके द्वारा ये स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। जो कि इनका शासन जो था ये 1290 से 1296 ईस्वी तक ये शासन किए थे। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के उत्तराधिकारी के रूप में ये सिंहासन पर बैठ गए। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी और उसके बाद सिंहासन पर ये बैठ गए थे खुद में। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो
जितने भी शासक जो थे वे काफ़ी मतलब निकम्मे शासक होते हैं, अच्छे तरीके से वो रूल नहीं कर पाए थे। तो वो कौन कौन से थे, जैसे कि हो गया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो कि 1316 से 1320 तक ये अपना शासन किया था, और नसीरुद्दीन खुसरवा खुसरवा शाह जो कि 1320 में शासन किया था। तो ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के बाद के ये उत्तराधिकारी थे जो कि काफ़ी मतलब ये अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पाए थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो घरेलू नीतियाँ थीं जिसके कारण उनको मतलब काफ़ी जाना जाता है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये राजस्व के ईश्वरीय सिद्धांत का पालन ये किया था, और इनके द्वारा बार बार होने वाले विद्रोहों को रोकने के लिए 4 अध्यादेश पेश किए गए थे, और इनके द्वारा पवित्र अनुदान और भूमि के मुफ्त अनुदान को जब्त कर लिया गया था, और उन्होंने जासूसी प्रणाली का पुनर्गठन इनके द्वारा किया गया था, और सामाजिक दलों और शराब पर इनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि कोई भी शराब वो नहीं पिएगा, मतलब जितने भी मुस्लिम हैं वो सभी शराब नहीं पिएंगे, ये इनके द्वारा घोषणा की गई थी। और इनके द्वारा एक अस्थाई सेना की स्थापना की गई थी। उस टाइम मतलब कोई भी जो राजा वगैरह रहते थे वो अस्थाई सेना नहीं रखते थे, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये अपना एक अस्थाई सेना रखते थे, और इनको प्रत्येक महीने मतलब जो होता है, जो उन लोगों को जो सैलरी होता है वो दिया करते थे, और जिसके कारण ये अस्थाई सेना रखते थे। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग और व्यक्तिगत सैनिकों का वर्णनात्मक रोस्टर की इनके द्वारा व्यवस्था की गई थी, और उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की जो सामान्य बाजार दरों से ये कम थी। ये सभी चीज़ें जो हैं इनके द्वारा की गई थी, और काला बाजारी पर ये इनके द्वारा रोक लगाई गई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी अगर व्यापारी या फिर जो बेचने वाला हो वो अगर कम बांट का वो सामान बेच रहा हो, तो अगर वैसा पता चल जाता है तो उसको काफ़ी कड़ा पनिशमेंट उसको दिया जाता था, और वैसा पनिशमेंट मिलने के बाद उस डर से कोई वो वैसा जो गलत काम है वो नहीं करता था, और ये काला बाजारी का जो एक जाल था उसको इनके द्वारा काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया था। और इनके द्वारा राजस्व नगद में एकत्र किया गया था कि वस्तु के रूप में, मतलब ना कि वस्तु के रूप में। जो भी मतलब जो टैक्स वगैरह जो था वो नगद के रूप में लिया जाता था, वस्तु के रूप में नहीं लिया जाता था। और इनके द्वारा जो था हिंदुओं के प्रति एक काफ़ी भेदभावपूर्ण नीति इनके द्वारा अपनाया गया था, मतलब ये काफ़ी कट्टर मुस्लिम शासक ये माने जाते थे। और हिंदुओं पर जो था इनके द्वारा एक मतलब जो टैक्स जो था जिसको जजिया कर बोलते हैं ये लगाया गया था, जो कि मतलब हिंदुओं को प्रोटेक्शन के लिए ये कर लिया जाता था। मतलब जो गैर मुस्लिम जितने भी थे उन सभी पे जो टैक्स लगता था जिसको जजिया कर बोलते हैं वो इनके द्वारा लगाया गया था। और एक चराई कर जो लिया जाता था, और एक गृह कर इनके द्वारा लगाया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हैं, और उनकी जो नीतियाँ हैं ये सभी नीतियाँ हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, मतलब किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। मतलब तंबाकू का जितने भी यूज कर रहे थे, मतलब जो उसका सेवन कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कौन सा शासक था, तो इसमें दिया गया ए में मोहम्मद शाह, बी बाबर, सी जहांगीर, और डी में दिया गया औरंगजेब। तो ये कौन सा शासक था, ये जहांगीर था जिनके द्वारा ये बैन किया गया था तंबाकू के यूज पे। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जहांगीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये इनका जन्म जो हुआ था ये फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 30 अगस्त 1569 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि राजौरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो पूरा नाम है ये जहांगीर मिर्ज़ा दिन मोहम्मद सलीम इनका पूरा नाम है। और इनके ये जो थे ये 4th मुग़ल एम्परर थे, मतलब चौथे मुग़ल शासक थे जो जहांगीर जो थे। और इनका जो टॉम्ब जो सिचुएशन, मतलब इनको जहाँ पर दफनाया गया है ये दफनाया गया टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ये लाहौर में ये सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो जहांगीर से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन, जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक कौन है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन अब्दुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद घोष, और डी में दिया गया मुल्कराज आनंद। तो ये जो लाइफ डिवाइन जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है,
ये लिखा गया अरविंद घोष जी के द्वारा ये लिखा गया बुक है जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। अब ये जो बुक है ये अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया, ये आपको दिख रहा होगा, महर्षि अरविंद घोष जी, इन्हीं के द्वारा लाइफ डिवाइन की जो पुस्तक है ये लिखी गई है। और इनकी और भी कुछ लिखे गए जो बुक हैं, जैसे कि हो गया लेटर्स ऑन योगा, काव्य कृति सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री और द मदर, ये सभी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मेंट, मतलब दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है ए में पूर्ण स्वतंत्रता, बी स्वशासन, सी आर्थिक स्वतंत्रता और डी में दिया गया है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो ये स्वराज का मतलब क्या होता है दादा भाई नौरोजी के अनुसार, इसका मतलब होता है स्वशासन, दैट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद से शासन करना, ये इसका मतलब होता है। और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब ये इनके द्वारा कहा गया था कि स्वशासन की नीति हम लोग अपनाएंगे, मतलब हम लोग खुद से शासन करेंगे, ब्रिटिश के अंडर हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये जो था ये फ्रीडम, जब इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जो जूझ रहा था उस टाइम ये सभी चीज़ें बोली गई थी। अब ये जान लेते हैं जो 1906 में आयोजित कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उस टाइम दादा भाई नौरोजी ने ये घोषणा की थी कि स्वराज प्राप्त करना है, मतलब स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य ये इनके द्वारा रखा गया था। और इसका अर्थ क्या था, स्वशासन, मतलब खुद का शासन। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ये भी इन दोनों के नाम से भी इनको जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इनका एक काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ये मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, हमारे देश से जो धन का जो निष्कासन कर रहे थे, मतलब यहाँ से धन को ले जाके इंग्लैंड किस तरह ले जाया जा रहा था। और उस टाइम जो हमारे देश का जो प्रत्येक पर्सन का जो इनकम था वो कितना था, ये इस बुक में ये मेंशन किया हुआ था। इनके द्वारा जो लिखा हुआ बुक है ये काफ़ी प्रसिद्ध बुक है। और इनके द्वारा जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये 3 बार ये अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। एक बार दूसरे टाइम, दूसरा 9वें टाइम और तीसरा 22वें समय में, मतलब ये बने थे। ये आपको ईयर आप दिख रहा होगा 1986, 1987, 1983 से लेकर 1994 तक ये बने थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हु इज एसोसिएटेड विथ सर्वोदय एंड भूदान मूवमेंट, जो सर्वोदय और भूदान आंदोलन है इससे संबंधित मतलब कौन है। तो इसमें दिया गया है आचार्य नरेंद्र देव, बी में दिया गया है जी.के. गोखले, सी में दिया गया M.G. रानाडे और डी में दिया गया आचार्य विनोबा भावे। तो ये जो भूदान मूवमेंट है ये किनसे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आचार्य विनोबा भावे जी से ये रिलेटेड है, जो भूदान आंदोलन जो उस टाइम चला था। और ये कहाँ पर चला था, ये चला था आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में ये चला था। और ये 18 अप्रैल 1951 को इनके द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम है भूदान आंदोलन, सर्वोदय और भूदान आंदोलन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आचार्य विनोबा भावे से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। तो इनका जन्म जो है ये 11 सितंबर 1895 को गागोंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि अभी वर्तमान में मुंबई जिसको महाराष्ट्र जिसको बोला जाता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता और माता का जो नाम था ये नरहरि शंभू राव और रुक्मणी देवी इनकी माता का नाम था। और ये जो थे वर्ष 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता हो गया या फिर उपन्यास वगैरह लेखन का क्षेत्र हो गया, उन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको बोला जाता है। और इनके द्वारा जो है 1983 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था हमारे देश के द्वारा। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो बुक जो लिखी गई है, जैसे कि हो गया स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं। और इनकी मृत्यु जो है ये
1982 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, यक्षगान फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। जो यक्षगान लोक नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से ये संबंधित है। तो इसमें दिया गया है ए में केरल, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु और डी में दिया गया आंध्र प्रदेश। तो जो यक्षगान है ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये कर्नाटक राज्य का ये लोक नृत्य है यक्षगान। अब इनसे रिलेटेड भी हम लोग जानेंगे, जितने भी जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनके कौन कौन से लोक नृत्य हैं। और यहाँ से आपको एक प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा, तो इसको आप एक बार ध्यान से देखें, सुने, हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट भी करते जाएं। जैसे कि हो गया कर्नाटका राज्य, यहाँ का जो है यक्षगान, हटरी, सुगगी और कुनिठा, करगा, लांबी, यहाँ की ये लोक नृत्य हैं। इतने सारे कर्नाटका के लोक नृत्य हैं। और केरल का देखें तो मोहिनीअट्टम, जो कि काफ़ी फेमस है, और ये कथकली भी काफ़ी बार ये एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। डिफरेंट एसएससी, रेलवे वगैरह जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में बार बार ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है पादियानी, ये सभी केरल के लोक नृत्य हैं। और मध्य प्रदेश का अगर देखें तो ये ज्वारा, मटकी, आदा, खाड़ा नाच, फूलपत्ती, गिरिडा डांस और सेलालाक्री और सेला भदोनी, मेंच, ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और गुजरात का देखा जाए तो भवई, गरबा, डांडिया, ये सभी गुजरात का है। और ये गरबा, डांडिया ये भी पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट जानते हैं राजस्थान का घूमर, जो कि काफ़ी फेमस है। चक्री, कठपुतली, तेहरताली, पनिहारी, सोई सीनी और ये कालबेलिया, ये भी कालबेलिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान का ये लोक नृत्य है। और ये कालबेलिया मतलब सपेरा जनजाति जो है, वहाँ की कालबेलिया जनजाति है, उनके द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का देखें तो ये रासलीला, नौटंकी, कजरी, चारकोला, झोरा, पछेली, छपेली, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और आंध्र प्रदेश का देखा जाए तो कुचिपुड़ी, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भम कलपम, वीर नाट्यम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा, कोल्टम, बुट्टा बोलमू, ये सभी जो हैं आंध्र प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं। और तमिलनाडु का देखा जाए तो ये भारतनाट्यम, जो कि काफ़ी फेमस है। कुम्मी, कोल्लमटम और कावड़ी, ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है त्रिपुरा, जहाँ पर है झूम, होजागिरी, गारिया, ये सभी लोक नृत्य त्रिपुरा में किए जाते हैं। और असम में जो काफ़ी फेमस है बिहू, नट पूजा, महारास, किली गोपाल, और ये है बगरुम्बा, नागा नृत्य, चंबल, चोंगली, केनो, झुमुरा, होपजाई, ये सभी असम की लोक नृत्य हैं। नागालैंड का अगर देखा जाए तो बांस नृत्य, चोंग, खेवा, ये सभी नागालैंड की लोक नृत्य हैं। और बिहार का देखा जाए तो ये जटा जाटिन और ये बाखो बखिन, पनवरिया, विदेशिया, ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। और झारखंड में देखा जाए तो अलकप, करमुंडा और अग्नि, झूमर, पाइका, फगुआ, मुंडारी डांस, सरहुल, बारा, झिटका, दंगा, डोमकच, ये सभी झारखंड की लोक नृत्य हैं। तो ये झारखंड का आप एक बार दो बार पढ़ लें, ताकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं पश्चिम बंगाल का कीर्तन और जात्रा, उड़ीसा, सवारी, ओडिसी, पंजाब, भंगड़ा, गिद्धा, डफ, धामन, भांड, नक्काल, ये सभी पंजाब के लोक नृत्य। और हरियाणा के लोक नृत्य झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गागोर, ये सभी हरियाणा के। सिक्किम के सिकमारी, सिंगी चाम या स्नो लायन डांस, याक चाम और डेंजोंगान, गनेहा, तासी, यांगकू डांस, खुकुरी, ये सभी सिक्किम के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए तो मुखोटा, युद्ध नृत्य, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। और भी जो राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश डंडा नाच, छपेली, उत्तराखंड रासलीला, गढ़वाली, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ गौर,
सरहुल पंडवानी, मारिया गाड़ी मिजोरम का, चेरो नृत्य, चेलम, सोलंकी, और ये है चोंगलांगजेंग। ये क्या लिखा हुआ है, हालांकि ये भी लोक नृत्य है मिजोरम का, इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगला है जंगालटम, पारलेम, सरला, मकाई, और ये तेलंगम। ये सभी मिजोरम की लोक नृत्य है। मेघालय का बागला, लाहो, ये सभी मेघालय के लोक नृत्य हैं। और भी हैं जैसे कि मणिपुर का मणिपुरी, राखाल, जम्मू कश्मीर का रौफ, हिक्कट, मंडजस, कुद दांडी नाच, दमाली, लक्षद्वीप का लावा, कोलपाली, परी चकली, गोवा का झाकोर, मांगी, खोल, महाराष्ट्र का नटका, तमाशा, कोली, और लद्दाख का देखा जाए तो ये जबरो और सोंडोल। ये सभी जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे देश के, उन सभी के लोक नृत्य जो हैं ये सभी मैंने बता दिया। हालांकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। जो लोक नृत्य जो हैं इसी में से कोई एक प्रश्न हो सकता है आएगा, तो इसको एक दो बार आप ज़रूर देखें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, वेयर इन द फॉलोइंग इज द जोहार टनल द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया लोकेटेड। जो जोहार सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है इनमें से। तो इसमें दिया गया है ए में जम्मू एंड कश्मीर, बी में दिया गया है महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी हिमाचल प्रदेश। तो जो जोहार टनल है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है जो जोहार टनल है। और ये जो टनल है भारत की सड़क मार्गों की सबसे लंबी सुरंग जोहार सुरंग है, और ये जम्मू और कश्मीर के बनिहाल दर्रे में ये स्थित है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो चेनानी नासरी सुरंग जो है ये भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग है। हालांकि वहाँ पर ऑप्शन में ये चेनानी नासरी नहीं था, तो अगर ये रहता तो वही ऑप्शन में सही करेक्ट ऑप्शन होता। तो उसके अनुसार ऑप्शन में ये जोहार सुरंग एक करेक्ट आंसर है। और जो अगर वर्ल्ड में देखा जाए जो लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है ये लियरडल टनल है, जो कि नॉर्वे में सिचुएटेड है, और इसकी जो लंबाई है ये 24.51 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मतलब भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें दिया गया है ए में मानसून, बी महासागरीय धाराएं दैट मीन्स ओशियन करंट, उसी में दिया गया है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टू द इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के सानिध्य, और डी में दिया गया है हिंद महासागर का अस्तित्व। तो ये किस्म का जो है हमारे देश की जो जलवायु है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो महासागरीय धाराएं जो हैं इसका प्रभाव हमारे जो जलवायु है उस पर नहीं इफेक्ट पड़ता है। अगला प्रश्न जानते हैं, फ्रॉम वेयर इज़ द विलो फॉर क्रिकेट बैट ऑब्टेन। जो विलो का जो लकड़ी है जिससे क्रिकेट का जो बल्ला बनता है वो कहाँ पर मिलता है। तो इसमें दिया गया है ए में उष्णकटिबंधीय वन दैट मीन्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बी वर्षा प्रचुर वन दैट मीन्स रेन फॉरेस्ट, सी में दिया गया पतझड़ी वन दैट मीन्स डेसिडियस फॉरेस्ट, और डी में दिया गया शंकु वृक्षी वन। तो ये कहाँ पर प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है शंकु वृक्षी वन दैट मीन्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये विलो की जो लकड़ी है ये मिलती है, जिससे मतलब जो सबसे बेस्ट जो क्रिकेट का बल्ला होता है वो बनाया जाता है विलो की लकड़ी से ही। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो हरित क्रांति जो है वो किस फसल से ये रिलेटेड है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए में राइस, बी वीट, सी में दिया गया पल्सेस, और डी में दिया गया शुगर कैन दैट मीन्स चावल, गेहूँ, दालें और गन्ना। तो ये किससे रिलेटेड है, जो हरित क्रांति है, ये जो क्रांति है ये रिलेटेड है गेहूं से। मतलब जो हरित क्रांति जब लाया गया था उस टाइम सबसे ज़्यादा जो पैदावार जो था ये गेहूं का ही ये हुआ था, इसीलिए ये जो क्रांति है ये इसी से रिलेटेड है। अब हमारे देश में और भी क्रांतियां हैं, उन सभी को भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ये एक हम इसको बेस मान लेते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा इसमें बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड जान लेते हैं, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हरित क्रांति बोलते हैं, ये जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित ये थी। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति जो है ये खाद्य तेल जो होते हैं जैसे सरसों वगैरह तेल हो गया इससे रिलेटेड है। नीली क्रांति जो है ये
मछली पालन से रिलेटेड है, मत्स्य उत्पादन से। और नेक्स्ट क्या है, गुलाबी क्रांति दैट मीन्स पिंक रेवोल्यूशन, ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति अगर देखा जाए तो ये पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस क्रांति को लाया गया था, जिसको ब्लैक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। और धूसर रेवोल्यूशन दैट मीन्स ग्रे रेवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, ये उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए ये लाया गया था। रजत क्रांति दैट मीन्स सिल्वर रिवोल्यूशन, ये भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। और सुनहरी क्रांति जिसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोले जाता है, इसको बागवानी उत्पादन में वृद्धि के लिए इसको लाया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं। और भी हैं जैसे कि इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, ये सभी क्रांतियों को मिलाकर ये लाया गया था, जिसको इंद्रधनुषी क्रांति बोलते हैं। इंद्रधनुष कहने का मतलब है जिसमें जो इंद्रधनुष जो बरसात के दिन में जो बनता है उसको इंद्रधनुष बोला जाता है। और उसमें टोटल 7 रंग होते हैं जिसको विब्जियोर बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसमें सारी जो नीली, पीली, काली जितने भी रिवोल्यूशन थे उन सभी को ऐड करके ये लाया गया था। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति, जिसको रेनबो रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग योग कृषि शोध को बढ़ाना, ये सभी का जो रेनबो रिवोल्यूशन है इससे रिलेटेड है। अगला है गोल क्रांति दैट मीन्स राउंड रिवोल्यूशन। इसका उद्देश्य क्या है, आलू के उत्पादन में वृद्धि करना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो विभिन्न क्रांतियाँ जो हैं हमारे देश में लाई गई थी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये विभिन्न क्रांतियाँ लाई गई थी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसमें दिया गया है पेराम्बूर चेन्नई, बी में दिया गया है बेंगलोर, सी में दिया गया वाराणसी और डी में दिया गया है हावड़ा। तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ये पेराम्बूर, ये चेन्नई में सिचुएटेड है। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसमें मतलब रेलवे के जो सामान है वो सभी चीज़ें बनते हैं, जो कोच वगैरह हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है। और जबकि रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कपूरथला पंजाब में सिचुएटेड है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेराम्बूर चेन्नई में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं द मेन फैक्टर्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस आर, मतलब जल प्रदूषण जो होता है उसका मुख्य कारक इनमें से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है धुआं दैट मीन्स स्मॉग, औद्योगिक अपशिष्ट दैट मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, और अमोनिया, और डी में दिया गया धोने का पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, उसमें मैक्सिमम जो जल प्रदूषण है ये फैलता है, क्योंकि इंडस्ट्री के द्वारा जितना भी वेस्ट निकलता है वो नदियों में, तालाबों में ये डंप किए जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, हजार्डस मटेरियल होते हैं, वो सभी के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विथ वाट द गोल्ड बुलियन वैल्यू रिलेटेड, जो स्वर्ण बुलियन मान है ये किससे संबंधित है। तो इसमें दिया गया ए में स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, बी में दिया गया स्वर्ण का मुक्त टंकन, सी में दिया गया स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना, और डी में दिया गया है असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना लगाना, उसको स्वर्ण बुलियन मान बोला जाता है। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, इसी को बोला जाता है गोल्ड बुलियन वैल्यू बोला जाता है। तो ये इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, कैश रिजर्व रेशियो एंड वेरिएंस इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ वाट, मतलब जो नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की जो संक्रियाएं हैं इसमें विचरण किसके साधन है। मतलब ये हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है, इसको इंग्लिश में ही देखें। जैसे कि हो गया मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, बजटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, तो ये किससे रिलेटेड है, जो कैश रिजर्व रेशियो और वेरिएंस इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी, दैट मीन्स मौद्रिक नीति से ये रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा ये तैयार किया जाता है कि कैश रिजर्व रेशियो का परसेंट कितना होना चाहिए, सीआरआर, एसएलआर वगैरह वगैरह जो होता है, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही ये तैयार किए जाते हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से सरकार की तरफ से 3 सदस्य होते हैं और आरबीआई दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से
3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो खुद होते हैं। तो ये टोटल 6 सदस्य मिलके ये CRR SLR जो होता है वो सभी डिसाइड किया जाता है। तो ये था दोस्तों RBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। गवर्नमेंट टैक्स वांटेड लोन फ्रॉम, जो सरकार जो है अर्थोपाय ऋण जो ये लेती है तो ये किससे लेती है? तो इसमें दिया गया है ए में RBI से, बी में दिया गया है IDBI से, सी में दिया गया है MBI से और डी में दिया गया ICICI से। तो ये किससे लेता है? जिसको बोलते हैं वांटेड लोन। तो ये जो लेता है गवर्नमेंट ये RBI से लेता है, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये लोन लेता है, जिसको बोलते हैं वांटेड लोन कहा जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं RBI के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जो कि RBI अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना में जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और इस बैंक को जो है ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था हमारे देश में, और इसी को सेंट्रल बैंक के रूप में इसको मान्यता दे दी गई थी। दैट मीन्स सेंट्रल बैंक कहने का मतलब ये हुआ कि इसके तहत जितने भी और भी बैंक हैं, सरकारी हो गया, प्राइवेट हो गया, उन सभी बैंकों का रेगुलेशन जो है ये RBI के द्वारा ये किया जाता है। तो ये इसीलिए इसको सेंट्रल बैंक बोला जाता है हमारे देश का। अब इसके प्रथम जो गवर्नर जो बने थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर देखा जाए तो ये CD देशमुख जी थे। और अभी के वर्तमान के जो गवर्नर हैं RBI के, ये शक्तिकांत दास जी अभी प्रेजेंट के गवर्नर हैं। और इसके पहले जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल जी थे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो RBI से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज फर्स्ट स्टार्टेड ईयर, मतलब जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है ये सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष मतलब इसको प्रारंभ किया गया था? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में 1969, बी में दिया गया है 1975, सी 1977 और डी में दिया गया 1980। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ये 1975 में जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी। इसमें ये नारा लगाया गया था कि गरीबी हटाओ, इसके तहत ये शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से ये लिया था? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में फ्रांसीसी संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से और आयरलैंड के संविधान से। तो ये किस संविधान से लिया गया था? जो है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो शब्द है जो कि प्रियम्बल में ये डाला गया है, तो ये कहाँ के संविधान से ये लिया गया है? तो ये जो चीज़ें हैं ये फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। दैट मीन्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांसीसी संविधान से ये लिए गए हैं, जिसको लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बोलते हैं। अब और भी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं, मतलब ऐसा इसमें ऐड किया गया है कि जो जो संविधान की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हमारे संविधान में ये ऐड किया गया है। तो इसे भी जान लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बोला जाता है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमारे संविधान में ये यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जैसे कि हो गया फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, जो राज्यपाल की जो सीट होती है वो भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। जुडिशियरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हो गया, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज्यों का त्यों उठा के यहाँ पर डाला गया है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब जो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होता है ये लिया गया है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप। दैट मीन्स अगर हमारे देश का अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको सिंगल सिटीजनशिप ये मिल सकता है, ना कि अमेरिका में क्या होता है उसमें डबल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। दैट मीन्स वहाँ का जो एक राज्य है उसका एक अलग सिटीजनशिप रहेगा, मतलब नागरिकता का अधिकार उसका अलग रहेगा, और पूरे देश का एक अलग नागरिकता का उसमें अधिकार रहता है। दैट मीन्स वहाँ पर जो है डुअल सिटीजनशिप का व्यवस्था है USA में, और हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का व्यवस्था है। तो ये भी जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और है कैबिनेट सिस्टम हो गया,
प्रोरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म, जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ये सभी प्रोविजंस। अब देख लेते हैं यूएस के संविधान से क्या क्या लिया गया, मतलब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ये फंडामेंटल राइट हो गया, दैट मीन्स मौलिक अधिकार जो हो गया, ये यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो जुडिशियरी है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज वगैरह हैं उनकी जो इंडिपेंडेंस है, ये सभी भी अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल रिव्यू का कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कोई जजमेंट आता है, उसको फिर से रिव्यू करने के लिए, मान लीजिए अगर वो गलत होगा तो उसको फिर से रिव्यू करके उसको सही करना, ये भी अमेरिका से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को कैसे, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, ये भी यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, उनको हटाया कैसे जाएगा, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। और आयरिश के संविधान से देखा जाए, दैट मीन्स आयरलैंड के संविधान से, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा एंड मेंशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सभी चीज़ें हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जो सेंटर जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, मतलब जितने भी पावर है वो सेंटर में वेस्टिंग हो गए। और अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, मतलब जितने भी राज्य हैं उसके राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है, ये सेंटर के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट जो है ये लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, मतलब जो व्यापार करने की जो छूट है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब जो मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे जो सिटीजन्स के, वो किस तरह सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी के दौरान, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो हो, जैसे कि हो गया मौलिक कर्तव्य जो होनी चाहिए यहाँ के नागरिकों की, ये सभी लिया गया है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। और आइडियल ऑफ जस्टिस, ये सभी चीज़ें हैं ये यूएसएसआर, दैट मीन्स अभी के जो रसिया है वहाँ से लिए गए हैं। तो ये था दोस्तों डिफरेंट जो सोर्सेस थे जो हमारे संविधान में डाले गए हैं, वो जो जितने भी देश थे उन सभी को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया हूँ। अब यहाँ से कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो यहीं से प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होता है उससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा जा रहा है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। बी में दिया गया है राज्यसभा का सदस्य होता है। सी में दिया गया किसी भी सदन का सदस्य होता है। और डी में दिया गया संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी संसद का मतलब ये सदस्य नहीं होता है, मतलब उसकी बस योग्यता होनी चाहिए इस सदस्य होने की, ना कि वो सदस्य खुद हो, और उसी को उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति बनने की। तो इसमें पहला है क्या कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसको 35 वर्ष की उम्र पूरा किया हुआ होना चाहिए। और तीसरा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब उतना उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके। और चौथा में दिया गया है निर्वाचन के समय वो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी प्रकार का जो लाभ का पद है वो उस पर ना हो, मतलब कोई बिजनेस वगैरह वगैरह वो सभी चीज़ें वो ना किया हो, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो भारत सरकार के अंतर्गत या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत, तो उसमें वो जुड़ा हुआ ना हो। तो ये सभी चीज़ें हैं जो उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए वो मान्य होगा। और एक लास्ट पॉइंट है, जैसे कि वह सांसद के किसी सदन, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन
का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से वो रिक्त कर दिया है, मतलब उस पद को जो है त्याग कर दिया और उपराष्ट्रपति का पद अपना लिया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो उपराष्ट्रपति की योग्यता से रिलेटेड है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा की सभी सांसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो इसमें दिया गया है ए में भारत के राष्ट्रपति, बी में भारत के प्रधानमंत्री, सी में दिया गया है भारत के लोकसभा अध्यक्ष और डी में दिया गया है भारत के गृह मंत्री। तो ये किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये किया जाता है भारत के लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनके द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। जितने भी संसदीय समिति के अध्यक्ष जो होते हैं उनको नियुक्त करता है भारत के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। और अभी प्रेजेंट में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, ये ओम बिरला जी अभी प्रेजेंट के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, हु इज़ एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब पंचायती राज संस्थानों के उच्चतम स्तर पर कौन होता है, मतलब जो हाईएस्ट लेवल में कौन होता है पंचायत राज का अगर देखा जाए उसमें। इसमें दिया गया ए में ग्राम पंचायत, बी में दिया गया पंचायत समिति, सी में दिया गया जिला परिषद और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो हाईएस्ट लेवल का जो पोस्ट होता है पंचायती राज में वो किसका होता है, ये होता है जिला परिषद का जो पोस्ट होता है वो हाईएस्ट माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये ध्यान में रखें। और इसमें जो है जो निम्नतर अगर स्तर देखा जाए तो ये ग्राम सभा एवं पंचायत को ये माना जाता है और उच्चतम जिला परिषद होता है ये पंचायती राज व्यवस्था में। अब नेक्स्ट जानते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक लाल सलाम एक नॉवेल, जो लाल सलाम एक उपन्यास है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें दिया गया ए में स्मृति ईरानी, बी सलमान खुर्शीद और सी में दिया गया है भास्कर चट्टोपाध्याय और डी में दिया गया है आदिल हुसैन। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है लाल सलाम एक नॉवेल। ये जो बुक है ये लिखा गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा ये लिखा गया है। और ये जो बुक है ये रिलेटेड है जो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में जो माओवादी हमले हुए थे, जिसके दौरान जो 36 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उससे रिलेटेड ये बुक है जिसका नाम है लाल सलाम एक नॉवेल। और ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया एक बुक है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विथ विच रॉकेट व्हीकल हैज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए रिकॉर्ड ऑफ 104 सैटेलाइट, मतलब इसरो जो है किस रॉकेट वाहन से 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक ये प्रक्षेपण किया था। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में PSLV C-35, बी में दिया गया PSLV C-36, सी में है PSLV C-37 और डी में दिया गया PSLV C-38। तो ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था PSLV C-37 के द्वारा। टोटल 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था जो कि हाईएस्ट माना जा रहा था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला क्या है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री द पॉलिसी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आर डिटरमाइंड, मतलब निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित किया जाता है। तो इसमें दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव, बी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट, सी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डी में दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये किनके द्वारा ये शुरू किया जाता है, जो है ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये, तो ये किनके द्वारा शुरू किया जाता है, ये शुरू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव के द्वारा ये जो पॉलिसी ये शुरू किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ MPs इन झारखंड, मतलब हमारे झारखंड राज्य में सांसदों की कुल संख्या कितनी है। इसमें दिया गया ऑप्शन ए में 14, बी में 6, सी में दिया गया 20 और डी में दिया गया 23। तो टोटल जो हमारे राज्य से जो सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ये टोटल 20 हैं, जो कि ये 14 जो हैं ये लोकसभा में चुन के जाते हैं और 6 जो हैं ये राज्यसभा में चुन के जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें, टोटल 20 मिला के हो गए सांसद जो कि सेंटर में झारखंड का रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब झारखंड राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, द इफेक्ट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अबाउट
सेकंड्स, मतलब कितने सेकंड्स तक रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है उसका प्रभाव रहता है। तो इसमें दिया गया है 1/10, बी में दिया गया है 1/8, सी में दिया गया 1/6 और डी में दिया गया 1/5। तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना सेकंड तक ये बना रहता है। तो ये जो प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना में ये 1/6 सेकेंड तक ये बना रहता है ये प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, वेयर इज़ द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ एशिया। जो एशिया का सबसे विशालतम जो परावर्ती दूरबीन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसमें दिया गया है कोडाईकनाल, बी में दिया गया कट्टी, सी में दिया गया कवालूर और डी में दिया गया नैनीताल। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है कवालूर में, ये सिचुएटेड है, जो कि लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ एशिया का, ये मतलब एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है और ये कवालूर में ये सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द डैमेज काउज्ड बाय रेडिएशन एक्सरे ईटीसी टू द ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड इन, मतलब जो हमारे मानव शरीर में विकिरण के कारण जो क्षति होती है उसको किसके थ्रू मतलब मापा जाता है। तो इसमें दिया गया ए में रोएंटजन, बी क्यूरी, सी में दिया गया रेड और डी में दिया गया है रैम। तो ये किसके द्वारा ये मापा जाता है, ये मापा जाता है रैम के द्वारा मापा जाता है। जो भी किरणें जो होते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सभी किरणों के कारण जो हमारे बॉडी में जो क्षति पहुंचती है ये रैम के थ्रू ये मापा जाता है कि कितनी क्षति हुई है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द टायर ऑफ ए साइकिल ब्रस्ट सडनली, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। जो साइकिल का जो टायर है जो अचानक फट जाता है ये क्या दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इक्वल क्लेम प्रोसेस, बी में दिया गया आइसोटोनिक प्रोसेस, सी में दिया गया आइसोथर्मल प्रोसेस और डी में दिया गया एडियाबेटिक प्रोसेस। जो टायर जो है साइकिल का वो अचानक फट जाता है वो क्या शो करता है, ये शो करता है एक एडियाबेटिक प्रोसेस को ये शो करता है। दैट मीन्स रुद्धोष्म प्रक्रिया जो हिंदी में बोला जाता है, हालांकि ये काफ़ी क्लिष्ट शब्द है तो ये इंग्लिश से ही आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, ए पैराच्यूट descend slowly while a stone thrown from a same height fall rapidly because, मतलब जो एक पैराशूट जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई पे अगर कोई एक पत्थर फेंका जाए तो वो तेज़ी से गिर जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है। इसमें दिया गया है ए में पत्थर पैराशूट से भारी है, बी में दिया गया पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, सी में दिया गया पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है और डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स पैराशूट का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिसके कारण वायु का जो प्रतिरोध है वो काफ़ी बढ़ जाता है और वो धीरे 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 ज़मीन की ओर गिर जाता है। जबकि जो एक पत्थर होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है और वो जिससे जैसे उसको फेंका जाता है वो तुरंत ज़मीन में आके गिर जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द रेटिंग फॉर ए फ्यूज यूज्ड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन जो रेटिंग के आधार पर, मतलब किसके आधार पर ये रेटिंग की जाती है। तो इसमें दिया गया ए में प्रतिरोध के आधार पे, बी में दिया गया वोल्टेज, सी में दिया गया विद्युत शक्ति, डी में दिया गया विद्युत धारा। तो ये किसके आधार पर ये किया जाता है, ये किया जाता है विद्युत धारा के आधार पे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के आधार पे ये किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज फ्यूज वर्क। जो फ्यूज जो होता है वो किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक जो वायर वगैरह जो बोर्ड वगैरह रहते हैं वहाँ पर एक फ्यूज लगाया जाता है तो वो किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो इसमें दिया गया ए में विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर, बी में दिया गया विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, सी में दिया गया विद्युत के रासायनिक प्रभाव और डी में दिया गया है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो जो फ्यूज जो होता है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है, मतलब ज़्यादा अगर ऊष्मा इसको मिल जाता है तो वो फ्यूज जल जाता है और उस जलने के कारण वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आगे तक नहीं पहुंच जाता है, जिसके कारण जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लगे होते हैं वो सभी बच जाते हैं जलने से। तो ये इसका मेन कारण होता है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, रस्टिंग इज, जो जंग लगना है ये क्या है। तो इसमें दिया गया है एक विद्युत अवघटन है, बी में दिया गया ऑक्सीकरण, सी में दिया गया रेडॉक्स
अभिक्रिया और डी में दिया गया अपचयन। तो जो जंग लगता है ये इसका मेन कारण क्या है, इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है इसके कारण ये जंग लगता है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, जिसके कारण जो भी लोहे के जो वस्तु होते हैं या कुछ भी वस्तु होता है उसमें जंग लग जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टेनलेस स्टील जो है उसमें से कौन सा निम्न में से तत्व नहीं होता है। तो इसमें दिया गया ए में आयरन, बी टंगस्टन, सी में दिया गया क्रोमियम और डी में दिया गया है निकल। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्या नहीं होता है, इसमें टंगस्टन, ये टंगस्टन नहीं होता है, बाकी सभी चीज़ें ये होता है, जैसे कि आयरन हो गया, क्रोमियम, निकल, इन सभी का कुछ कुछ मात्रा में ये प्रेजेंट होता है जो स्टेनलेस स्टील होता है। इसमें जो है इसमें 0.2% से लेकर 2.1% तक ये कार्बन मिला होता है और इसमें लोहा के साथ निकल और क्रोमियम को मिलाकर ये स्टेनलेस स्टील को तैयार किया जाता है, जो कि एक लोहे का मिश्र धातु ये है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजन होल। जो ओजन का छिद्र है वो किस प्रदूषक के कारण वो बढ़ता है। तो इसमें दिया गया ए में CO2, बी में दिया गया SO2, सी में दिया गया CO और डी में दिया गया CFC, दैट मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ओजन का जो होल है वो किसके कारण वो होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स CFC के कारण ये ओजन का जो होल है उसमें छिद्र काफ़ी बढ़ते रहता है, ये CFC के कारण ही ये बढ़ता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक्सप्लोसिव इज मेड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्राइनाइट्रेट टोल्यूइन जो है ये एक विस्फोटक है और इसको निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में अमोनियम क्लोराइड, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी में दिया गया अमोनियम सल्फेट और डी में दिया गया अमोनियम नाइट्रेट। तो ये किसके थ्रू ये तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को ये मिक्स करके ये तैयार किया जाता है, जिसको बोला जाता है नाइट्रोटोल्यूइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TNT बोला जाता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव है, मतलब विस्फोटक है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हीलियम गैस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस इन गैस बैलून बिकॉज इट। मतलब जो गैस के गुब्बारे जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस के जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, और ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में हाइड्रोजन से हल्की होती है हीलियम, बी में दिया है हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है हीलियम और सी में दिया गया है आदाहा, दैट मीन्स नॉन कंबस्टिबल ये होता है हीलियम और डी में दिया गया है अधिक अस्थायी होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट मीन्स नॉन कंबस्टिबल। जो हीलियम जो गैस होता है वो नॉन कंबस्टिबल होता है, मतलब जल्दी से वो आग नहीं पकड़ता है, और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसीलिए हाइड्रोजन के जगह हीलियम का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो जो कि सबसे लार्जेस्ट है हमारे बॉडी का। इसमें दिया गया है ए में हार्ट, बी ब्रेन, सी लीवर और डी में दिया है किडनी। तो ये कौन सा जो पार्ट है जो कि सबसे बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट मीन्स जो लीवर जो है यकृत जिसको बोलते हैं, ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि 1.5 किलोग्राम इसकी भार होती है और इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, जो कि ये आंतरिक भाग का सबसे बड़ा भाग ये कहलाता है। ये आपको दिख रहा होगा, इसी को लीवर बोला जाता है। और इसमें जो है गैल ब्लैडर, दैट मीन्स जिसको पित्त रस बोलते हैं, मतलब पित्त की थैली, यहीं पर पित्त रस यहाँ पर रहता है। तो ये है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, अमॉन्ग द 4 ब्लड ग्रुप्स A, B, B एंड O हु इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। मतलब इनमें से कौन किसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया A, B और AB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स जो O ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उसको सर्वदाता बोला जाता है, दैट मीन्स यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और जो O नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको सबसे ज़्यादा, मतलब वो सबसे ज़्यादा, मतलब सभी को वो दे सकता है। O पॉजिटिव वाला हालांकि एक लिमिटेड लोगों को दे सकता है, लेकिन जो O नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको रेयर माना जाता है।
और वही जो है वो सबको अपना ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड दे सकता है। हालांकि वो ले सकता है केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, क्योंकि वो जो रेयर ब्लड ग्रुप उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे ब्लड नहीं ले सकता है, केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। हालांकि दे तो सबको सकता है, लेकिन ले केवल खुद के ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है। अब इसमें एक टेबल बना हुआ है, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ब्लड ग्रुप हैं वो किन को दे सकते हैं और वो जो किन से ले सकते हैं। जैसे कि ए पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप हैं वो दे सकते हैं ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, और ले सकते हैं केवल ए पॉजिटिव से, और ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ये ले सकते हैं। और जो ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप होते हैं वो किसको दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सभी को दे सकते हैं। और ये ले किससे सकते हैं, केवल ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ही ले सकते हैं। और बी पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो दे सकते हैं बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, और ले सकते हैं बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ये ले सकते हैं। और जो ए बी पॉजिटिव वाले जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो केवल ए बी पॉजिटिव से को दे सकते हैं, और ले सकता है ये सभी से ये ले सकता है। और इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये सबसे ले सकता है जो ए बी पॉजिटिव वाला होता है। और जो ओ नेगेटिव वाला जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, मतलब ये सभी को दे सकता है और ले केवल खुद से, मतलब ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। तो ये था दोस्तों डिफरेंट ब्लड ग्रुप, जिसका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप देख सकते हैं अपने इस टेबल में, और समझ सकते हैं कि अगर ओ नेगेटिव वाले होंगे तो वो काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो वो अपने जो भी ओ नेगेटिव वाला है उसको आप अपना दोस्त वगैरह बना लें, ताकि हो सकता है कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो उसमें वो काम आ सकता है। हालांकि ऐसा अब वैसा कुछ नहीं रहा, आप ब्लड बैंक में जाके कोई भी ब्लड ग्रुप दे के वहाँ से कोई भी ब्लड ग्रुप आप ले सकते हैं आसानी से। तो ये था दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स। इनमें से जो कौन सा ग्लैंड है जिसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसका रिसाव होता है। तो इसमें दिया गया है ए में एड्रिनल, बी में दिया गया पिट्यूटरी, सी में दिया गया है गोनेड्स और डी में दिया गया है पैनक्रियाज। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड है जिसके थ्रू ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दैट मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसी के थ्रू ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का जो है विकास होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकले तो इसमें क्या होता है कि शरीर में बौनापन आ जाती है, मतलब जो नाटे लोग होते हैं उसमें ये होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उनका उससे कम ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसके कारण वो नाटे रह जाते हैं। और कोई कोई काफ़ी लंबे हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। तो यही बस कुछ डिफरेंस होती है हार्मोन्स की, जिसके कारण इंसानों में ऊंचाई या फिर बौनापन ये सभी होता है। अब और भी जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, उसमें क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है और उसके कारण क्या क्या होता है हमारे शरीर में, उसे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो कि ये हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है उन सभी को ये रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन जो है ये इसमें थायरोक्सिन हार्मोन मतलब रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, ब्रिंग्स अबाउट द बैलेंस ग्रोथ, इसमें भी मतलब ग्रोथ का ये बैलेंस करता है। अगला ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड, इसमें क्या कौन सा हार्मोन निकलता है, ये पैराथायरमोन हार्मोन निकलता है, जो कि कंट्रोल क्या करता है, कैल्शियम के बैलेंस को। कैल्शियम मतलब जो हड्डी जो रहता है वो कैल्शियम का ही बना रहता है, उसी के बैलेंस को ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड। अगला ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, और ये क्या करता है, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के सिचुएशंस होते हैं उसमें बॉडी को तैयार करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसके थ्रू एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। इसमें क्या होता है, अगर कम एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है तो वो काफ़ी डरपोक टाइप का होता है, और अगर ज़्यादा एड्रिनलिन हार्मोन वगैरह निकलता है तो उसमें कुछ इस तरह करके इसमें है। अब अगला है पैनक्रियाज ग्लैंड, जो है इसमें इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो कि ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड का। और टेस्टिस हार्मोन मतलब जो ग्लैंड होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है
उसको डेवलप करता है। और जो ओवरी जो ग्लैंड होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है, और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो महिलाओं में जो प्रजनन तंत्र है उन सभी का डेवलपमेंट वगैरह का काम ये ओवरी ग्लैंड करवाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि ग्लैंड से रिलेटेड है। यहाँ से एक प्रश्न अगर आएगा, पूछेगा, तो यहाँ से कोई बाहर प्रश्न नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विटामिन विच इज इजली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। मतलब कौन सा विटामिन है जिसको कुकिंग के दौरान सरलता से नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें दिया गया है ए में विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी में दिया गया विटामिन डी। तो ये कौन सा विटामिन है जिसको इजीली गर्म करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जो विटामिन सी जो होता है उसको काफ़ी इजीली डिस्ट्रॉय किया जाता है। दैट मीन्स ये जो विटामिन होता है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन इसको अगर बोला जाता है। जैसे कि हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको काफ़ी इजीली गर्म करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि हो गया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये टोटल 4 विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। और बाकी जितने भी विटामिन बच गए वो हो गए वाटर सॉल्युबल। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसको एक दो बार पढ़ सकते हैं। बस इतना याद रखें कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है, बाकी सबको छोड़ दें, वाटर सॉल्युबल वो सभी विटामिन कहलाएंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड ब्लैक डेथ। मतलब जो काली मौत है ये किसको, मतलब किसे कहते हैं, किस बीमारी के कारण जो काली मौत जो होता है वो किस बीमारी के कारण होता है। तो इसमें दिया गया है ए में कैंसर, बी प्लेग, सी में दिया गया है एड्स और डी में दिया गया है गोनोरिया। तो जो काली मौत जो होती है ये प्लेग बीमारी के कारण जो मौत हो जाती है उसको बोला जाता है काली मौत बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें। इसमें क्या होता है, इस रोग में मिचली, वमन, तिल्ली बढ़ना और रक्तस्रावी दाने निकलना ये सभी कारण होता है ये प्लेग की बीमारी में, और इसी को काली मौत भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डार्विनिज्म। जो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, मतलब किसका संबंध डार्विनवाद के सिद्धांत से है। तो इसमें दिया गया ए में प्रयोग और दुष्प्रयोग का नियम, बी में दिया गया उत्परिवर्तन, सी में दिया गया है जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत और डी में दिया गया है प्राकृतिक वर्ण। तो ये किससे रिलेटेड है, तो जो डार्विन का जो सिद्धांत है ये नेचुरल सिलेक्शन से ये रिलेटेड है। दैट मीन्स प्राकृतिक वर्ण इसमें मतलब मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं, इसकी जो पुस्तक है जो है डार्विन, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है इसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि 1859 में ये पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि ये जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है। और उसमें हो सकता है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और एक चार्ल्स डार्विन का रहेगा, तो वो चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, लेक इज मेड फ्रॉम। मतलब जो लाख जो होता है वो किसके थ्रू वो बनता है। तो इसमें दिया गया है एक पेड़ से, बी में दिया गया एक कीट से, सी में दिया गया एक बिल्ली से और डी में दिया गया एक कस्तूरी उंदूर से। तो जो लाख जो है वो किससे बनता है, ये बनता है एक कीट से ये बनता है। जो लाख जिसके कारण जो चूड़ियाँ बनाई जाती है उसी को लाख बोला जाता है। और ये एक कीट से ये बनता है जो कि विभिन्न विभिन्न पेड़ों में, जैसे कि हो गया ये क्या उसको बोलते हैं, पलाश का पेड़ हो गया और कुसुम का पेड़ हो गया, इन सभी पेड़ों में लाख काफ़ी अधिक मात्रा में ये पनपते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच इज़ द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे लंबा पौधा ये कौन सा है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से छांटना है। एक में दिया गया है यूकेलिप्टस, बी में दिया गया है टेरोकार्पस, सी में दिया गया है पॉलीएथिया और डी में दिया गया है टेकोना। तो इनमें से कौन सा जो पौधा है जो कि सबसे लंबा पौधा है और वो विश्व का सबसे लंबा पौधा इसमें माना गया है। तो जो यूकेलिप्टस जो पौधा है, हालांकि ये पेड़ है, इसी को बोला गया है सबसे लंबा पौधा। इन सभी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा कहलाएगा। हालांकि अगर रियल में देखा जाए तो जो तटीय रेडवुड जो है
वो सबसे लंबा पौधा होता है, लेकिन ये विकल्प में नहीं था, तो इसके लिए यूकेलिप्टस ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वो ऑप्शन के अनुसार आप जो करेक्ट आंसर जो होगा वो चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्केल यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ CPU। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वैध मापना CPU की गति को नहीं दर्शाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें मतलब कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मेप्स, बी में दिया गया हर्ट्ज, सी में दिया गया मफलेप्स और डी में दिया गया बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बाइट जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स इनमें से जो वैलिड स्केल जो है जो कि CPU के स्पीड को ये रिप्रेजेंट करता है और ये बाइट के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MIPS इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। मतलब MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी में दिया गया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, सी में दिया गया माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट और डी में दिया गया मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है MIPS का। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सेलेक्ट द इनकम्पेटिबल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करने के लिए बोल जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया A में स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी में दिया गया वेबकैम और डी में दिया गया प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो मतलब असंगत ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो प्रिंटर जो है ये इन तीनों में ये मतलब ये मैच नहीं करता है। मतलब ये सभी जो स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, ये इनपुट डिवाइस है और जो प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ डन बाय। जो डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी जो होता है वो किसके द्वारा वो निकाला जाता है। तो इसमें दिया गया है एक में प्रिंट आउट ऑन द प्रिंट ऑन द प्रिंटर, बी में दिया गया स्टोर ऑन फ्लॉपी, सी में दिया गया स्टोर्ड ऑन CD और डी में दिया गया स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दैट मीन्स प्रिंट ऑन द प्रिंटर। ये प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकालने के बाद उसको क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी बोला जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसको अगर प्रिंटर के थ्रू अगर आप निकालेंगे तो वही उसका हार्ड कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द फुल फॉर्म ऑफ WORM। WORM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसमें दिया गया है ए में राइट वंस रीड मैनी, बी में दिया गया वर्क ऑन रियल मेमोरी, सी में दिया गया राइट ऑन रैंडम मेमोरी और डी में दिया गया नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट मीन्स राइट वंस रीड मैनी ये WORM का ये फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन्स रीडेबल टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। मतलब जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में के जो मानव पठनीय पाठ को ये क्या बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में केस, बी में दिया गया इंस्ट्रक्शन सेट, सी में दिया गया सोर्स कोड और डी में दिया गया है वर्ड साइज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन जो सोर्स कोड होगा यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड एब्रिविएशन SQL इन कंप्यूटर साइंस। SQL जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज, बी में दिया गया सर्च क्यूरी लैंग्वेज, सी में दिया गया स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और डी में दिया गया सिंगल क्यूरी लैंग्वेज। तो SQL का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द डिवाइस विच कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल्स इज कॉल्ड। मतलब बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। इसमें दिया गया ए में डिस्ट्रीब्यूटेड, बी में दिया गया सेंट्रलाइज्ड, डी में दिया है सी में दिया गया है ओपन सोर्स और डी में दिया गया वायरलेस। तो जो बिना कोई भी डिवाइस से कनेक्ट होता है और वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है, बिना केबल के कनेक्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वायरलेस बोला जाता है। जैसे कि ब्लूटूथ जो हो गए हैं वो बिना केबल से वो कनेक्ट होते हैं फ़ोन से और वो बजते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है,
वी कैन सेंड ए सेम ईमेल टू मैनी पीपल एट वंस बाय सेपरेटिंग देयर ईमेल एड्रेस बाय, मतलब हम एक ही ईमेल को बहुत सारे लोगों के साथ मतलब भेज सकते हैं, और उन सभी ईमेल को पत्तों को किसके द्वारा ये अलग करके ये भेजा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है $, बी में दिया गया कॉमा मार्क्स, सी में दिया गया इनकम्प्लीट पंक्चुएशन और डी में दिया गया हार्ड मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर जितने भी लोगों को भेजना है, जितने भी ईमेल्स में सेंड करना है, तो इसमें बस कॉमा मार्क लगा के अगला ईमेल एड्रेस ऐड करके उसमें आप एक ईमेल को काफ़ी जगहों मतलब मल्टीपल जगहों पे भेज सकते हैं, मल्टीपल ईमेल एड्रेस में भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर का जो वायरस है वो क्या होता है? ए केमिकल सब्सटेंस दैट अटैक सिलिकॉन, बी में दिया गया ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय इंटीग्रेटेड सर्किट, डी में दिया गया डाटा दैट द कंप्यूटर कैन नॉट हैंडल, और डी में दिया गया है ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर जो वायरस होता है ये क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का ये कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, जो कि मतलब अगर वायरस कोई भी कंप्यूटर या फिर फ़ोन में अगर घुस जाए तो उसमें क्या होता है कि जो भी फाइल वगैरह रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय होने की चांसेस मतलब बढ़ जाता है। हो सकता है उस फाइल को रेप्लिकेट कर दे, मतलब एक से ज़्यादा फाइल को उसमें क्रिएट कर दे आपके स्टोरेज में। तो ये सभी जो है कंप्यूटर वायरस का ये फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, बाय यूज ऑफ पासवर्ड द यूजर, मतलब पासवर्ड के प्रयोग से उपयोग जो करता जो होता है उसका क्या होता है? तो इसमें दिया गया कैन गो इनटू द सिस्टम क्विकली, बी में दिया गया कैन मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, सी में दिया गया कैन मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, और डी में दिया गया कैन सिंपली क्लेम। तो जो एक पासवर्ड जो होता है जो भी यूज़र लगाता है वो क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है कि वो अपनी जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखे, मतलब जो गोपनीयता जो है उसको बरकरार रखे, इसीलिए पासवर्ड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ VoIP इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, मतलब VoIP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल, बी में दिया गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी में दिया गया वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल, और डी में दिया गया वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये VoIP का फुल फॉर्म होगा। अब करेक्ट नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू हाइड ऑल टैब्स एंड गो डायरेक्टली टू डेस्कटॉप, मतलब किसके थ्रू ये ऑल टैब्स को हाइड किया जाता है और डायरेक्टली कहाँ पर चला जाता है? डेस्कटॉप में। तो इसमें दिया गया ए में कंट्रोल प्लस विंडोज़, बी में दिया गया विंडोज़ प्लस अप एरो, सी में दिया गया विंडोज़ प्लस डी, और डी में दिया गया विंडोज़ प्लस के। तो ये किसके थ्रू ये होता है? ये ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स विंडोज़ प्लस डी दबाने से क्या होता है? इसके इस्तेमाल से सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधा जाने के लिए ये किया जाता है, विंडोज़ प्लस डी का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट GUI, जो GUI जो होता है वो किन किन ऑपरेटिंग मतलब इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सपोर्ट नहीं लेता है, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में एंड्रॉयड, बी में दिया गया iOS, सी में दिया गया मैक, डी में दिया गया DOS। तो इसमें किसमें मतलब ये सपोर्ट नहीं लेता है? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट मीन्स DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का सपोर्ट इसमें नहीं लेता है, बाकी सब में ये ले लेता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग ए फाइल इन ए विंडोज सिस्टम, मतलब विंडोज सिस्टम में किसी भी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से किस विकल्प में करता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें दिया गया ए में डबल क्लिक ऑन द फाइल आइकन, बी में दिया गया राइट क्लिक ऑन द फाइल आइकन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन कॉपी, सी में दिया गया है लेफ्ट क्लिक ऑन द फाइल आइकन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन रीनेम, और डी में दिया गया राइट क्लिक ऑन द फाइल आइकन एंड सेलेक्ट द ऑप्शन रीनेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई भी आइकन है उसमें अगर राइट ले जाके राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन जो रीनेम होता है उसमें क्लिक करेंगे तो वो उस फाइल का जो मतलब जो आइकन है उसको रीनेम करने के लिए ये कंप्लीट होगा, उसके थ्रू आप उसमें कोई भी नाम मतलब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न,
विच कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू नेविगेट बिटवीन मोर देन वन ओपन विंडोज, मतलब एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल प्लस टैब, बी में दिएगा अल्ट प्लस शिफ्ट, सी में दिएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट और डी में दिएगा अल्ट प्लस टैब। तो ये किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है अल्ट प्लस टैब का यूज करके कोई भी मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट इट यूज टू नेविगेट बिटवीन मोर देन वन विंडोज़, ये है इसका मतलब, इसके थ्रू ये किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द फाइल नेम, जो एक फाइल का नाम होता है उनमें से कौन सा कथन एक गलत कथन है। तो इसमें दिया गया द फाइल कैन हैव द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट बोथ कैन नॉट बी द सेम, मतलब फाइलों का एक जैसा नाम या फिर एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। बी में दिया गया एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नेम होता है। सी में दिया गया फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। डी में दिया गया फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद में डॉट से पहले आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद मतलब डॉट के पहले ये आता है। दैट मीन्स डॉट लगा के कुछ एक्सटेंशन दिया जाता है, उसके पहले फाइल का नाम होता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। इसमें दिया गया है IBM लोटस सिम्फोनी, बी में दिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी में दिएगा गूगल डॉक्स और डी में दिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स IBM लोटस सिम्फोनी जो है ये एक एग्जाम्पल नहीं है वर्ड प्रोसेसर का। बाकी जितने भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल डॉक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये सभी वर्ड प्रोसेसर के ये एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ड इन फीचर ऑफ MS वर्ड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। तो इसमें दिया गया A में लाइव स्ट्रीम, बी में दिया स्पेल चेक, सी में दिया गया डिक्शनरी, डी में दिया गया ट्रांसलेशन। तो ये इसमें से कौन सा ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स लाइव स्ट्रीम जो है ये MS वर्ड का ये फीचर नहीं है। बाकी जो है स्पेल चेक, ये है डिक्शनरी, ट्रांसलेशन, ये सभी MS वर्ड के ये फीचर्स हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, नोटपैड फाइल एक्सटेंशन इज, जो नोटपैड में जो भी फाइल बनाए जाते हैं उस फाइल का जो एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है ए में .rtf, बी में दिया गया .txt, सी में दिया गया .doc और डी में दिया गया .xls। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दैट मीन्स .txt इसमें एक्सटेंशन के रूप में यूज किया जाता है। जो नोटपैड में जो भी फाइल बनते हैं और उसको जो सेव किया जाता है उसमें ये एक्सटेंशन लगा हुआ रहता है। पहले फाइल का नेम होता है, उसके बाद .txt करके वो लगा रहता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब और भी जैसे कि जो फाइल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, उसमें जो एक्सटेंशन लगा होता है उसमें DOCX लगा रहता है। वर्कबुक के जो फाइल होते हैं उसमें XLSX लगा रहता है। और पावर पॉइंट के जो फाइल होते हैं उसमें PPTX लगा रहता है। टेक्स्ट के दैट मीन्स नोटपैड के जो फाइल होते हैं उसमें TXT लगा रहता है। और ये सभी जो दिए गए हैं इसको एक बार देख सकते हैं। जो इमेज का फाइल होता है उसमें JPG या फिर JPEG जो भी दोनों लगा रहता है इमेज के फाइल में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये झारखंड से रिलेटेड ये भी प्रश्न रहेंगे, जितने भी प्रश्न रहेंगे उसे भी देख लेते हैं। झारखंड डज नॉट हैव मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल, मतलब किस खनिज के उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार नहीं है। तो इसमें दिया गया ए में पायराइट, बी कोबाल्ट, सी में दिया गया कोकिंग और डी में दिया गया यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो कोबाल्ट जो है ये झारखंड में मतलब ये कम मात्रा में ये पाया जाता है कोबाल्ट, इसमें मोनोपोली झारखंड का नहीं है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बुलबुल फॉरेस्ट लोकेटेड, जो बुलबुल के जंगल है ये किस ज़िले में स्थित है। तो इसमें दिया गया ए में हजारीबाग, बी लोहरदगा, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी में दिया गया खूंटी। तो जो बुलबुल के जो जंगल हैं ये स्थित है लोहरदगा ज़िले में ये स्थित है, जो बुलबुल के जो जंगल हैं और ये झारखंड में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज
आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड, जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है वो किस जिले में सिचुएटेड है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में पश्चिमी सिंहभूम, बी में पूर्वी सिंहभूम, सी में धनबाद, डी में दिया गया सरायकेला खरसावां। तो जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है ये सिचुएटेड है सरायकेला खरसावां के इलाके में ये सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच एज इज द मेजोरिटी ऑफ कोल इन झारखंड? मतलब झारखंड का जो कोयला जो है वो अधिकांश किस युग के ये हैं? तो इसमें दिया गया ए में यूएडियन, बी में दिया गया गोंडवाना, सी में दिया गया कुडप्पा और डी में दिया गया टर्शियरी। तो झारखंड के जो जितने भी कोयले मिलते हैं यहाँ पर झारखंड में ये किस काल से रिलेटेड हैं? ये गोंडवाना काल के ये कोयले हैं जो हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कोढ़ार कोचा माइंस ईस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर विच मिनरल विच इज़ द ओनली माइन इन झारखंड विच इज ऑपरेटेड? मतलब जो कोढ़ार कोचा खान जो है ये जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है ये किस खनिज के लिए ये चर्चित है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में यूरेनियम, बी सोना, सी में दिया गया पन्ना और डी में दिया गया है थोरियम। तो ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है? ये है सोना के उत्पादन के लिए ये फेमस है, जो कोढ़ार कोचा खान जो है जो कि पूर्वी सिंहभूम में ये सिचुएटेड है जहाँ पर सोना का उत्पादन किया जाता है। मतलब यहाँ पर सोना बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द प्लेस वेयर इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व्स अबाउट 2 बिलियन टन्स इज बीइंग ऑपरेटेड बाय सेल? मतलब वह स्थान जहाँ पर भारत का सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है, लगभग 2 बिलियन टन यहाँ का खान सेल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो सेल एक कंपनी है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है? इसमें दिया गया ऑप्शन में पंसीरा बुरु, बी में दिया गया चिरिया, सी में दिया गया जुआ और डी में दिया गया नोथा मुंडी। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है चिरिया, जो एक जगह का नाम है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। अगला प्रश्न जानते हैं, हाउ मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट आर बीइंग डेवलप्ड एज मॉडल स्कूल अंडर सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना? जो सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना है इसके तहत राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 1000, बी 4000, सी में दिया गया 5000 और डी में दिया गया है 10,000। तो टोटल कितने विद्यालयों को सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना के तहत ये आदर्श स्कूल बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स टोटल 5000 विद्यालयों को ये इस योजना के तहत आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल स्कूल वाज स्टेबलाइज ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें दिया गया ए में रांची, बी लोहरदगा, सी पलामू, डी में दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो कहाँ पर किया गया था? ये सभी जगहों पे ये किया गया था जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना ये किया गया था और ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये किया गया था, जो कि झारखंड के रांची, लोहरदगा, चक्रधरपुर, झरिया, चतरा, गिरिडीह, पलामू ये सभी जगहों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जिसका झारखंड पर व्यापक प्रभाव पड़ा था के दौरान कहाँ के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में गिरिवर स्कूल डाल्टनगंज, बी में दिया गया हिंदू स्कूल हजारीबाग, सी में दिया गया नदिया स्कूल लोहरदगा और डी में दिया गया है मिशन स्कूल हजारीबाग। तो ये कहाँ पर झंडा फहराया गया था? ये फहराया गया था नदिया स्कूल लोहरदगा में ये झंडा फहराया गया था। और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को रांची में हड़ताल रखा गया था और हजारीबाग पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है ये 11 अगस्त 1942 में किया गया था। और हजारीबाग में जो है सरस्वती देवी, बाबू राम नारायण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय तथा पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के द्वारा महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाई गई थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है और हमारे झारखंड में जो उस टाइम चल रहा था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है, झारखंड विषयक समिति कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है।
इसमें दिया गया ए में केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था। बी में दिया गया इस समिति के संयोजक BS लाली संयुक्त सचिव केंद्रीय गृह मंत्रालय थे। और सी में दिया गया इस समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े 16 प्रतिनिधि, 4 पदाधिकारी और 4 विशेषज्ञ शामिल थे। और डी में दिया गया इस समिति के द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश की गई थी। तो इसमें से असत्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो असत्य स्टेटमेंट जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट मीन्स इस समिति के द्वारा अलग झारखंड राज्य के निर्माण की सिफारिश नहीं की गई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन वाज सोनोत संथाल समाज स्टेबलाइज। जो सोनोत संथाल समाज की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो इसमें दिया गया ऑप्शन में ए में 1969, बी 1970, सी 1971 और डी में दिया गया 1973। तो जो सोनोत संथाल समाज है इसकी स्थापना जो है ये 1970 के ईस्वी में ये किया गया था। और ये जो है संथाल समाज की स्थापना जो ये शिबू सोरेन के द्वारा ये किया गया था 1970 में, जो कि संथाल समाज में जो कुरीतियाँ जो फैल रही थी उसको दूर करने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं, सिंहभूम के सिंह वंश का संबंध में से कौन सा कथन ये असत्य है। तो इसमें दिया गया ए में सिंह वंश के प्रथम जो शाखा की स्थापना जो है ये काशीनाथ सिंह ने की थी। बी में दिया गया सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना मानसी ने की थी। सी में है पौरी देवी इस वंश की कुल देवी थी। और डी में दिया गया जगन्नाथ सिंह द्वितीय के समय भूया जाति के विद्रोह हुआ था। तो इसका जो असत्य स्टेटमेंट ये कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो असत्य ये है ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स जो सिंह वंश की जो दूसरी शाखा की स्थापना मानसी के द्वारा ये नहीं की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये द्रप नारायण सिंह जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1205 ईस्वी में दूसरे शाखा की स्थापना की गई थी सिंह वंश की। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये पूछा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मैं केवल एक ही लैंग्वेज को पढ़ रहा हूँ क्योंकि जो अगला लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा लंबा ये वीडियो बनते जा रहा है, तो उस लेंथ को कम करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। हालांकि मैक्सिमम जो यहाँ के जो व्यूअर होंगे हमको पता है ये हिंदी लैंग्वेज के ही होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो इंग्लिश को से मतलब तैयारी कर रहे होंगे, तो वो आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं ये कौन सा असत्य कथन है। इसमें दिया गया ए में कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया। बी में दिया गया कोल विद्रोह के फलस्वरूप 1833 ईस्वी में एक नया प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। सी में दिया गया कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कंपनी द्वारा रेगुलेशन ये 13 बनाया गया। और डी में दिया गया है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट रफसेज था। तो इसमें जो असत्य कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका असत्य कथन जो है ये दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट सफरेज ये नहीं था, जो कि कोल विद्रोह से ये रिलेटेड है। इसका प्रथम एजेंट तो कौन था, ये कैप्टन विल्किंसन था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन डिड बिरसा मुंडा मूवमेंट स्टार्टेड। मतलब जो बिरसा मुंडा आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था। तो इसमें दिया गया एम 1874, बी 1895, सी 1900 और डी में दिया गया है 1901। तो ये बिरसा मुंडा जो आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1895 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। और ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा ये शुरू किया गया था बिरसा मुंडा आंदोलन। और इसको क्या बोला जाता था, उलगुलान के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 1995 में बिरसा मुंडा के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसका मुख्य केंद्र जो था ये डोम्बारी बुरु खूंटी इसका मुख्य केंद्र था। और बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है ये 9 जून 1900 को इसकी रांची जेल में इसकी हैजा के कारण ये ऐसा अंग्रेज़ों के द्वारा बोला जाता है कि हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये कोई मतलब ये साक्ष्य नहीं है कि हैजा के द्वारा हुआ था, अंग्रेज़ों के द्वारा मतलब काफ़ी प्रताड़ित करने के बाद वो दम तोड़ गए थे बिरसा मुंडा जी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन वाज द किसान सभा फॉर्म्ड। जो किसान सभा जो है उसका गठन कब हुआ था। तो इसमें दिया गया ए में 1928 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी, सी में दिया गया 1930 ईस्वी और डी में दिया गया 1931 ईस्वी। तो जो किसान सभा जो है इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में ये किया गया था, किसान सभा की स्थापना। और इसकी जो प्रथम जो अध्यक्ष जो थे ये बल्ले उरांव और प्रथम सचिव पोल दयाल जी थे जो कि बने थे।
अब नेक्स्ट जानते हैं व्हेन वाज द ऑल इंडिया झारखंड पार्टी फॉर्म्ड। जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में 1960, बी 1965, सी 1967, डी में दिया गया 1968। तो इसमें कब मतलब इसका गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था 1967 में किया गया था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का ये गठन किया गया था और ये जो है 1967 में बागुन सुम्बराय के द्वारा इसका गठन किया गया था और 1989 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया और इसके टूटकर ये NI हौरी के नेतृत्व में झारखंड पार्टी नाम का एक अलग पार्टी गठन किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो झारखंड का जो स्वतंत्रता आंदोलन मतलब झारखंड को अलग करने के लिए जो डिफरेंट आंदोलन चलाए जा रहे थे उससे रिलेटेड ये पार्टियां हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? इसमें दिया गया ए में बिरहोर मेला, बी में दिया गया बिसुआ मेला, सी में दिया गया हिजला मेला, और डी में दिया गया नरसिंह धाम मेला। तो हजारीबाग जिले में कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? ये किया जाता है नरसिंह धाम मेले का आयोजन किया जाता है जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय सैनिक मार्शियल नृत्य निम्न में से कौन सा है? इसमें दिया गया ए में डोमकच, बी पड़का, सी में दिया गया फगुआ और डी में दिया गया है भिनसरिया। तो जो नृत्य जो है हमारे झारखंड में जिसको सैनिक नृत्य भी कहा जाता है, तो ये कौन से नृत्य को कहा जाता है? ये पाइका नृत्य होगा। ये पड़का यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। जो पाइका नृत्य है इसी को सैनिक नृत्य भी ये कहा जाता है, पाइका ये होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है, मतलब किस जनजाति को दिया जाता है? इसमें दिया गया ए में संथाल, बी खरवार, सी में दिया गया सबर और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्क्रॉल चित्रकला है ये किससे रिलेटेड है? ये संथाल जनजाति से ये रिलेटेड है, जो जिसको बोलते हैं स्क्रॉल पेंटिंग। अब अगला जानते हैं अगला प्रश्न, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों का जो पूजा स्थल क्या कहलाता है? इसमें दिया गया ए में शासन, बी में दिया गया अरवार, सी में दिया गया आदिंग और डी में दिया गया कामा। तो ये किसको मतलब क्या बोला जाता है? हो जनजाति के जो उसके घर होते हैं उसके किनारे में जो पूर्वजों का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये आदिंग बोला जाता है, हो जनजाति के जो भी होते हैं। और जो हो जनजाति का जो सबसे बड़ा देवता जो होता है वो सिंगा बोंगा होता है और उनके धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्य जो है ये देवड़ी के द्वारा संपन्न किया जाता है और इसका जो पूजा स्थल जो है ये आदिंग कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हो जनजाति से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन ये सत्य है? इसमें दिया गया ए में यह झारखंड राज्य के आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, मतलब चिन्हित के रूप में रखा गया है, और बी में दिया गया प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा गया है, और सी में दिया गया माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना जाता है, और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो जो माल पहाड़िया जनजाति है उसमें से कौन सा कथन इनमें से जो दिया गया है वो सत्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट मीन्स ये जब सभी जो कथन दिए गए हैं ये माल पहाड़िया जनजाति से ये रिलेटेड हैं और ये सभी सत्य कथन है। तो इसको एक दो बार देख लें, पढ़ लें, ताकि माल पहाड़िया जनजाति है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रश्न पूछे तो यहाँ से आप सही कर सकते हैं। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस माल पहाड़िया को सकरा जाति का वंशज माना जाता है और इसका जो मुख्य निवास स्थान है ये संथाल परगना है, और इनकी जो भाषा बोली जाती है मालतो बोली जाती है जो कि द्रविड़ भाषा समूह से ये रिलेटेड होती है, और इसको जो है स्थानांतरित खेती को क्या बोला जाता है? ये कुरुआ बोला जाता है। ये जो माल पहाड़िया लोग जो स्थानांतरित खेती करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कुरुआ बोला जाता है, जिसको झूम खेती भी बोला जाता है। अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। और इसमें जो है बधु मूल्य को पौन यो बंदी कहा जाता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूजा जो होता है ये माघी पूजा ये सभी करते हैं, और इसके गांव का जो मुखिया जो होता है उसको क्या बोला जाता है? मांझी बोला जाता है। तो ये माल पहाड़िया जो जनजाति होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
इसे एक दो बार आप खुद से पढ़ लें। अब नेक्स्ट जानते हैं झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है। इसमें दिया गया ए में कोल, बी में दिया गया कंवर, सी में दिया गया कोरा और डी में दिया गया खरवार। तो ये कौन सी जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? तो ये जो कोल जनजाति है इसको 32वीं जनजाति के रूप में ये शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। इससे पहले कुछ जान लेते हैं कोल जनजाति से रिलेटेड। ये झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में है और इसके पुश्तैनी का जो पेशा है ये लोहा गलाना इसका मेन काम रहता है। मतलब जो इसके जो पूर्वज जो करते आए हैं ये क्या करते थे? लोहा गलाते थे। और इसकी भाषा जो है ये कोल भाषा कहा जाता है और इसमें बधु मूल्य को पोटे कहा जाता है और इसका जो समाज का प्रधान जो होता है ये माझी कहलाता है। हालांकि ये बधु मूल्य से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? इसमें दिया गया है लसुआ, बी जापी, सी कर्मा, डी में दिया गया है जदूर। तो ये मुंडाओं के द्वारा जो लोकगीत जो है वो कौन सा है? ये जापी जो गीत है ये मुंडाओं का अखोट विषयक लोकगीत ये है। मतलब जिसको बोलते हैं हंटिंग फोल्क सॉन्ग। मतलब जब शिकार करने के लिए मुंडा लोग जाते हैं उस टाइम जापी गीत को गाते हुए वे शिकार करने के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया गया है गंजू चित्रकला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों या वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। बी में दिया गया पैटकर चित्रकला अम्मा दुब्बी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके कारण इस गांव को पैटकर का गांव कहा जाता है। और सी में दिया गया पैटकर चित्रकला को स्क्रोल चित्रकला भी कहा जाता है। और डी में दिया गया पैटकर चित्रकला की शुरुआत संथाल जनजाति के द्वारा की गई थी। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो असत्य कथन है ये ऑप्शन नंबर डी है। दैट मीन्स पैटकर चित्रकला की शुरुआत जो है ये संथाल जनजाति के द्वारा ये नहीं की गई थी, ये की गई थी सबर जनजाति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी जो पैटकर चित्रकला है। अब नेक्स्ट जानते हैं निम्न में से कौन सा पूर्व 12 वर्ष मतलब जो कौन सा पर्व जो है ये 12 वर्ष में एक बार ये मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि महिलाओं के द्वारा ये मनाया जाता है। तो इसमें दिया गया ए में देसावली, बी जनी शिकार, सी मुंडा और डी में दिया गया बहुरा। तो ये कौन सा त्यौहार है? ये जनी शिकार जो त्यौहार है ये 12 वर्षों में ये एक बार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वो पुरुषों का वस्त्र धारण करके हथियार लेके मतलब एक ग्रुप में निकलती है और उसको रास्ते में अगर कोई भी जानवर दिख जाए, बकरी हो गया वगैरह कुछ भी हो, उसका वो मतलब शिकार करती है। और वो जो शिकार किया हुआ जो जानवर जो होता है उसको क्या किया जाता है वो लाया जाता है और उसको बांटा जाता है। जितने भी जो शिकार करने के लिए जाते हैं उसमें मतलब इक्वली बांटा जाता है। तो यही इसका मतलब मेन जो इस त्यौहार में जो होता है जनी शिकार में, और ये 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाइमवाक आतो की रचना किसके द्वारा मतलब ये की गई है? तो इसमें दिया गया ए में पीओ बोर्डिंग, बी में दिया गया आर कार्टेयर्स, सी में दिया गया कंपोवेल और डी में दिया गया ई एल पाक्सुले। तो ये जो हाइमवाक आतो इसका मतलब लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका? ये आर कार्टेयर्स के द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है जिसका नाम है हेमवाक आतो। तो ये ध्यान में रखें कि ये इनके द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है जो कि संथाली भाषा में ये लिखा गया नॉवेल है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी कृति है? मतलब ये किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? इसमें दिया गया ए में बिहारी लकड़ा, सी में दिया गया भोगला सोरेन, बी में दिया गया भोगला सोरेन, सी में दिया गया महुआ माझी और डी में दिया गया नलिन वर्मा। तो ये जो राही रावण काना ये किनके द्वारा लिखा गया बुक है? ये लिखा गया है भोगला सोरेन जी के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जो कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक के थ्रू मतलब इनको दिया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है? तो इसमें दिया गया ए में डाल्टनगंज, बी बुंडू, सी में दिया गया रांची और डी में दिया गया देवघर। तो किस स्थान को हरित की वाना के नाम से जाना जाता है?
तो ये जो स्थान है देवघर जो है, इसको जाना जाता है प्राचीन काल में हरित कीवान के नाम से इसको जाना जाता था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, कुंदा मेला निम्नलिखित में से किस स्थान में ये आयोजित किया जाता है? तो इसमें दिया गया ए में प्रतापपुर, बी इंटरगंज, सी में दिया गया है सिमरिया, डी में दिया गया दरभंगा। तो जो कुंदा मेला जो है हमारे झारखंड में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है प्रतापपुर में ये आयोजित किया जाता है, जिसको कुंदा मेला बोलते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, जो कि ये चतरा ज़िले में ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, रोहिलों का किला कहाँ पर ये स्थित है? इसमें दिया गया है ए में पालकोट गुमला में, बी में दिया गया जपला पलामू, सी में दिया गया सरैया हाट दुमका और डी में दिया गया पदमा हजारीबाग। तो जो रोहिलों का किला है ये स्थित है जपला पलामू में, ये सिचुएटेड है रोहिलों का किला। तो ये जगह ध्यान में रखें। अब जो ये रोहिला जो सरदार हैं मुजफ्फर खां के द्वारा ये मतलब किले का निर्माण करवाया गया था, जो कि जपला पलामू में ये किला सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, लक्ष्मी लाडली योजना का आरंभ झारखंड सरकार के द्वारा ये कब किया गया था? इसमें दिया गया ए में 15 दिसंबर 2010 में, बी में दिया गया 15 अक्टूबर 2009, सी में दिया गया 15 नवंबर 2011 और डी में दिया गया 15 सितंबर 2012। तो जो लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये शुरू की गई थी 15 नवंबर 2011 को, ये झारखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसमें जो है ये मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये शुरू की गई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये बालिका शिक्षा को ये बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य था, जो कि इसके तहत अगर इस योजना की अवधि पूरी होने के बाद बालिका के खाते में 1,08,000 रुपये ये प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत ऐसा ये बोला गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, जोहार का विस्तृत रूप क्या है? मतलब जोहार का फुल फॉर्म इसमें क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया ए में झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, बी में दिया गया झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल और सी में दिया गया झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ और डी में दिया गया झारखंड ऑन हैवी एग्रीकल्चर रूरल ग्रोथ। तो जो जोहार है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म होगा जोहार का। और ये पूछा गया प्रश्न है, पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये प्रश्न था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है लक्ष्मी पांड्या, अरुणा मिश्रा, दिवाकर प्रसाद एवं बेंजामिन लगड़ाई, जो कि बॉक्सर के खेल हैं। बी में दिया गया अनुषा और अनुष्का कर्माकर, जो कि योगा से रिलेटेड है। सी में दिया गया सुबोध कुमार, सुमति कुमारी और एवं दीपक मंडल फुटबॉल से जो रिलेटेड है। और डी में दिया गया चंचला कुमारी, जो तीरंदाज से ये रिलेटेड है। तो इनमें से जो सही सम्मेलन कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये चंचला कुमारी, ये तीरंदाज से ये रिलेटेड नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये कुश्ती से ये संबंधित है चंचला कुमारी, जो हमारे झारखंड राज्य से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो इसमें दिया गया ए में 1892 ईस्वी में, बी में दिया गया 1895 ईस्वी में, सी में 1826 और डी में दिया गया 1897 ईस्वी में। तो कब प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा जी को? ये 1895 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फर्स्ट टाइम बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया था। और जो है दूसरी बार जो है ये 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से तो उनका मृत्यु ही हो गया था जेल में ही, और ये 9 जून 1900 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनसे रिलेटेड हैं, जो कि इनको भगवान का दूत भी ये घोषित कर दिया था 1895 में ही। ये खुद को मतलब भगवान का दूत घोषित कर दिए थे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सिंगनी दई व कैली दई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो इसमें दिया गया ए में झारखंड में आग्नेय भाषा परिवार में दई का अर्थ है दीदी होता है। और बी में दिया गया उरांव समुदाय की इन 2 महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। सी में दिया गया इनके नेतृत्व में महिलाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में पुरुष वेश धारण कर पराक्रम दिखाया, जिसकी याद में आज भी प्रत्येक 12 वर्ष पर जनी शिकार का आयोजन किया जाता है। ये मतलब
जनी शिकार का जो पर्व है ये इसी से रिलेटेड है, इन दो जो महिलाएं हैं इनसे रिलेटेड है। और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी, तो ये कौन सा कथन जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट क्या है, ये सभी जो जितने भी तीनों स्टेटमेंट दिए गए ये सभी सत्य कथन है। तो इसको एक दो बार आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि जो सिग्नी दाई और कैली दाई हैं वो मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी इन सभी को कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू निम्न में से किस नृत्य से के ये विख्यात कलाकार हैं। जो केदारनाथ साहू जी हैं वो कौन सा नृत्य में ये रिलेटेड हैं। इसमें दिया गया ए में छऊ नृत्य, बी में दिया गया करिया नृत्य, सी में दिया गया नचनी नृत्य और डी में दिया गया नटुआ नृत्य। जो केदारनाथ साहू जी हैं ये रिलेटेड हैं, ये छऊ नृत्य के ये डांसर हैं केदारनाथ साहू जी। और ये जो है इनको 2005 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किनके द्वारा ये लिखी गई है। इसमें दिया गया ए में निकिता सिंह, बी में ज्ञान सिंह, सी में दिया गया तुहिन सिन्हा और डी में दिया गया स्वपनिल पांडे। तो जो द सोल्जर्स गर्ल जो पुस्तक है ये लिखा गया है स्वपनिल पांडे जी के द्वारा ये लिखा गया एक बुक है, इसका नाम है द सोल्जर्स गर्ल। अब नेक्स्ट जानते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो इसमें दिया गया ए में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, सी में दिया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय और डी में दिया गया झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में की गई थी, जो कि कृषि विश्वविद्यालय ये है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है दैट मीन्स बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना ही 1981 में की गई थी और ये झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। और भी जो विश्वविद्यालय हैं जैसे कि रांची विश्वविद्यालय रांची में सिचुएटेड है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में, इसकी स्थापना 1992 में। सिंधु कानू विश्वविद्यालय दुमका में, इसकी स्थापना भी 1992 में। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में है, इसका स्थापना 2009 में किया गया था। और है कोल्हान विश्वविद्यालय जो चाईबासा में सिचुएटेड है, इसकी स्थापना 2009 में किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो रांची में सिचुएटेड है, इसका स्थापना 2009 में किया गया था। और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो खूंटी में है, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो कि धनबाद में है, इसकी स्थापना 2017 में। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो रांची विश्वविद्यालय में है, मतलब रांची में सिचुएटेड है और ये रांची विश्वविद्यालय को ही अलग करके ये बनाया गया है और ये 2017 में ही इसको बनाया गया है। तो ये सभी जो हमारे झारखंड में जो डिफरेंट विश्वविद्यालय हैं उन सभी की स्थापना कब की गई थी ये मैंने इसमें बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विवेकानंद झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है द पीपुल्स लीडर्स झारखंड के किस राजनीतिक की जीवनी ये है। तो इसमें दिया गया ए में सरयू राय, बी में निर्मल महतो, सी में शिबू सोरेन, डी में दिया गया रघुवर दास। तो ये किसकी जीवनी है, जो कि विवेकानंद झा की जी के द्वारा ये लिखा गया बुक है। ये है सरयू राय जी की जीवनी से ये रिलेटेड बुक है जिसका नाम है द पीपल्स लीडर और जो कि ये लिखा गया है विनोदानंद झा जी के द्वारा लिखा गया ये एक बुक है। तो इसे ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न हो सकता है बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे करीब 5 जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें दिया गया ए में चतरा, पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा और बोकारो, बी में दिया गया चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम एवं पाकुड़, सी में दिया गया गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, दुमका एवं लोहरदगा और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ये है चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ जो है ये हमारे राज्य के सबसे करीब 5 जिले हैं, जो कि नीति आयोग के अनुसार जो डाटा तैयार किया गया था उसमें ये कहा गया था। तो ये था दोस्तों जेएसएससी स्पेशल का जो मॉडल सेट 2 है जो कि मैंने इसमें बताया हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी आने वाले झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी प्रश्न ये डाले गए हैं और उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, उनसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी इसमें डाला गया है। तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले और इसका PDF तो ज़रूर पढ़ें। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके 1-2 दिन पहले PDF को ज़रूर पढ़ के जाएं, आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी इस PDF के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग इंडियन जीएस में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए इस चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हमको एक मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे मतलब रिसर्च कर करके वीडियो अपलोड करने का एक मोटिवेशन मिलता है इसी के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।